जय हिंद दोस्तों। 25 जून 1975 वो तारीख जब जून की तपती गर्मी में सियासी पारा भी अपने उफान पर था। 25 जून की आधी रात को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। आजादी के बाद भारत पहली बार इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा था। 21 महीने तक भारत में इमरजेंसी लगी रही। इस इमरजेंसी के दौरान भारत में कई घटनाएं हुई, जहां एक तरफ लोगों से उनका अधिकार छीना जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मीडिया से भी उनकी आजादी छीन लिया गया था। मगर ये सवाल उठता है कि देश में इमरजेंसी लगाया क्यों गया था? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी और इसके बाद देश में क्या बदलाव आया? अगर हम फ्लैशबैक में देखें तो पता चलता है 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जिसके बाद भारत की राजनीति ही बदल गई। इंदिरा गांधी को पॉलिटिक्स में आने से पहले उन्हें गूंगी गुड़िया कहा जाता था, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी ने राजनीति में कदम रखा, राजनीति की दिशा ही बदल दी। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जिसकी वजह से उन्हें आयरन लेडी और भारत की शेरनी भी कहा जाता था। लेकिन किसी को इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि एक महिला प्रधानमंत्री इतना बड़ा फैसला ले सकती है और रातों रात इमरजेंसी लगा सकती है। असल में देश में इमरजेंसी लगाने की नौबत 1-2 महीने या 1-2 साल में नहीं आई। इमरजेंसी इतनी छोटी चीज है भी नहीं जिसकी स्टोरी 1-2 दिन में तैयार हो जाए। इसको लगाने की तैयारी कई सालों से की जा रही थी। इंदिरा गांधी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसके बाद उनके राजनीतिक कैरियर में एक के बाद एक समस्याएं से घिरती जा रही थी। जब वो चारों तरफ से घिर गई तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, देश में सिर्फ इमरजेंसी लगाना। इंदिरा गांधी को यह भी शक था कि अमेरिका उनकी सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है। उनका ये डर बेवजह नहीं था। इससे पहले 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके 1 महीना पहले यानी नवंबर 1971 को इंदिरा गांधी अमेरिका के दौरे पर गई थी। उनका वहां जाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वह अमेरिका को इस बात पर राजी कर ले कि वो पाकिस्तान का साथ न दे, लेकिन अमेरिका ऐसा करने से मना कर दिया। इससे इंदिरा गांधी को यह शक हुआ कि अमेरिका हमारी सरकार के खिलाफ गतिविधियां कर रहा है और हमारी सरकार को गिराना चाहता है। इंदिरा गांधी 1971 में जब प्रधानमंत्री बनी, उनके सामने सबसे बड़ा संकट बांग्लादेश का था, क्योंकि जब बांग्लादेश बना तो पाकिस्तान एक अजीब नक्शे वाला देश था। पाकिस्तान का एक हिस्सा था वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा जो आज का बांग्लादेश है, जिसको पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। लेकिन पाकिस्तान का जन्म एक बहुत गलत आधार पर हुआ था, क्योंकि जिन्ना चाहता था कि धर्म को मानने वाले एक देश होने चाहिए। जिन्ना चाहता था हम भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान है, सभी मुसलमान का एक देश होना चाहिए। इस आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ था। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना हिस्सा ही नहीं मानता था, क्योंकि वहाँ पर बांग्ला भाषा बोली जाती थी। पाकिस्तान कहता था ये बंगाली मुसलमान है, हमारे मुसलमान भाई नहीं है। पाकिस्तान सेना उन पर बहुत अत्याचार करती थी, उनको गोली मार देती थी, उनके बहु बेटियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, जिस वजह से बांग्लादेश में आजादी की मांग उठने लगी थी और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि वहाँ पर आजादी की मांग उठे। इसलिए पाकिस्तान की सेना आंदोलनकारियों को कुचल देती थी, उनको जहाँ देखती थी गोली मार देती थी, पकड़कर जेल में बंद कर देती थी। यानी पाकिस्तान उन पर जुल्म की सारी हदें पार कर चुका था। लोग पाकिस्तान के इस अत्याचार से बचने के लिए भारत के पास आने लगे, यहाँ पर शरण लेने लगे और इंदिरा गांधी से मदद मांगने लगे, उनसे मदद की गुहार लगाने लगे कि आप हमें बचाइए, हमें आजादी दिलाइए। इंदिरा गांधी उसमें कुछ भी करने से हिचक रही थी, क्योंकि भारत इतना मजबूत नहीं था। हम 1962 के युद्ध में चीन से हार चुके थे, 1965 के युद्ध में पाकिस्तान से तो जीत गए थे, लेकिन युद्ध का बोझ इतना ज्यादा था कि हमारी इकोनॉमी बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक और युद्ध अब लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में था। इंदिरा गांधी ने अमेरिका से इन मुद्दों पर बात तो की, लेकिन अमेरिका से कुछ सहमति नहीं बन पाई। उसने भारत का साथ देने से साफ इंकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और चीन खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। इधर इंदिरा गांधी 25 मार्च 1971 से लेकर करीब 7-8 महीने तक कुछ की नहीं, वो सिर्फ पीछे युद्ध की रणनीति बनाती रही। और इधर जो लोग बांग्लादेश से भागकर आए थे, उनको सेना ने ट्रेनिंग देना शुरू किया और एक नई संगठन तैयार किया, जिसका नाम रखा गया मुक्ति वाहिनी। लेकिन उसमें भारत साथ एक बहुत अच्छा होता है कि यूएसएसआर यानी आज का जो रूस है, वो भारत के साथ एक संधि करता है। अगर भारत या रूस पर कोई हमला होता है तो भारत और रूस मिलकर उसका सामना करेंगे, उसका जवाब देंगे। इसके बाद इंदिरा गांधी सैम मानेकशॉ से पूछे, अगर हमें युद्ध करना ही पड़े तो कब कर सकते हैं? सैम मानेकशॉ बोले, देखिए मैडम, अभी चल रहा है गर्मी का मौसम, इसके बाद आ जाएगा बरसात। बरसात में हम युद्ध कर नहीं सकते, क्योंकि जो बांग्लादेश का इलाका है उसकी जमीन बहुत दलदली हो जाती है और वहाँ पर हमारी सेनाएं मूव नहीं कर पाएंगी। इसलिए युद्ध का सबसे अच्छा समय है सर्दियाँ, क्योंकि सर्दियों में चीन चाहकर भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे पाएगा। हिमालय बर्फ से पूरी तरह से ढका होगा, चीन की सेना सर्दियों में हिमालय क्रॉस नहीं कर पाएगी। सैम मानेकशॉ बोले, ना सर्दियों के पहले
यानी बरसात में करना है और ना ही सर्दियों के बाद। इंदिरा गांधी पूरी तरह से मन बना चुकी थी कि युद्ध सर्दियों में करना है। इंदिरा गांधी ये तय कर चुकी थी 4 दिसंबर को युद्ध करेंगे, पर इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी कि युद्ध की शुरुआत भारत से हो। वो चाहती थी युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान करे। यहीं पर पाकिस्तान एक गलती कर बैठता है। पाकिस्तान 3 दिसंबर को भारत के एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। इधर भारतीय सेना तैयार ही बैठी थी, तुम कोई गलती करो फिर हम सबक सिखाएंगे। इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से कहा, आप तुरंत हमला कीजिए और युद्ध जल्द से जल्द जीतना है। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने युद्ध शुरू किया था और 6 दिसंबर को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करा लिया गया और 16 दिसंबर को यानी युद्ध के 13वें दिन पाकिस्तान को अपने 93,000 सैनिकों समेत आत्मसमर्पण करना पड़ा। पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिक भारत के कब्जे में थे। भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से हराया था। इसके बाद इंदिरा गांधी की तूती बोलने लगी थी। इंदिरा गांधी को भारत की शेरनी भी कहा जाने लगा था। उस समय भारत के हर राज्य में लगभग कांग्रेस की सरकार थी। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से देश में इमरजेंसी की नौबत आ गई। जब बांग्लादेश को आजाद कराया गया था तो उसमें भारत की जनसंख्या 55 करोड़ थी, लेकिन बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ लोग भारत में पलायन कर चुके थे। उनके रहने के लिए जगह देना, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, ये सब करने में भारत का अच्छा खासा बजट हिल गया था। और दूसरी वजह, उसमें भारत गरीबी से तो जूझ ही रहा था, ऊपर से युद्ध का इतना ज्यादा खर्चा था कि उसने हमारी इकोनॉमी को हिला के रख दिया। और इसी के साथ साथ भारत में अकाल सूखा पड़ गया। उसके बाद महंगाई 20 से 30% बढ़ गया। जहाँ पर इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, अब इनका दाव उल्टा पड़ने लगा। गरीबी तो हटी नहीं बल्कि गरीबी और बढ़ गई। इसके बाद इंदिरा गांधी पर काफी दबाव पड़ने लगा और विपक्ष के नेताओं भी इनके ऊपर काफी दबाव बनाने लगे कि अपने पद से इस्तीफा दो। इंदिरा गांधी की प्रॉब्लम काफी बढ़ती जा रही थी और कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। ऐसे हालातों में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जयप्रकाश नारायण ने ये आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का फायदा उठाया है। यानी इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ रही थी तो उनके चुनाव प्रचार में अगर 4 जीप जा रही थी तो उनमें से 1 जीप सरकारी थी। इसलिए मांग उठने लगी कि उनके चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। उन्होंने चुनाव में धांधलेबाजी की है। आजादी के बाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि पीएम पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी को कोर्ट में पेश होना पड़ा और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को इलीगल घोषित कर दिया और उनके 6 साल तक के चुनाव लड़ने के लिए रोक लगा दिया। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन कैंसिल करने के इस फैसले को बिल्कुल सही बताया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि आप प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती हैं, लोकसभा भी जा सकती हैं, पर वहाँ पे वोट नहीं कर सकती। और ये सब इमरजेंसी के जस्ट 2 दिन पहले हुआ था। उधर जयप्रकाश नारायण आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में तेज कर रहे थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ऑपोजिशन अपनी पूरी ताकत झोंक दिया था। इसके बाद 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जब यह ऐलान किया गया अगर इंदिरा गांधी अपना इस्तीफा नहीं देती हैं तो उनके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। रामलीला मैदान में पूरा विपक्ष एक साथ था और इस आंदोलन में करीब 5 लाख लोग शामिल थे। इसी आंदोलन में एक नारा दिया गया था, सिंहासन खाली करो देखो जनता आती है। इसी आंदोलन में पुलिस और सेना से ये भी कहा गया कि असम सरकार के किसी फैसलों को मानने से इनकार कर दे। इस आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी को यह डर लगने लगा कि सेना कहीं उनकी सरकार का तख्ता पलट ना कर दे। इंदिरा गांधी बहुत सलाह मशूरा के बाद उनके सलाहकार सिद्धार्थ शंकर ने इंदिरा गांधी को सलाह दी, अब मात्र एक ही उपाय बचता है, इमरजेंसी लगाना। इन्होंने भारतीय संविधान का हवाला देते हुए कहा, संविधान के आर्टिकल 352 के तहत देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इन्होंने इंदिरा गांधी को बताया, बाहरी और आंतरिक अव्यवस्था के समय संविधान हमें इमरजेंसी लगाने की छूट देता है, क्योंकि इससे पहले दिसंबर 1971 से ही भारत पाकिस्तान के युद्ध के चलते देश में इमरजेंसी लगा हुआ था और तब तक जारी था जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो गया। ऐसे में इसका एग्जाम्पल देते हुए इंदिरा गांधी को समझाया कि कैसे एक युद्ध देश के लिए बाहरी खतरा है और जो देश के अंदर हालात बन रही है, जो परिस्थितियां बन रही है, वो देश के लिए अंदर से खतरा है। इंदिरा गांधी ने सब कुछ अपने कैबिनेट के बिना बताए ही किया। उसी रात दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित अखबारों और दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई। इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी कि 25 जून की हुई रैली की खबर पूरे देश में पहुंचे, इसलिए उन्होंने बिजली की सप्लाई ही कटवा दिया। उस रात एक तरफ इंदिरा गांधी इमरजेंसी के ऊपर मंथन कर रही थी तो वहीं पर दूसरी तरफ उनके बेटे राजीव गांधी उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार करना था। 25 जून के आधी रात को ही इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। उसी रात से देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गयी। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह और कई बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इतनी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां की गई कि जेल में जगह कम पड़ने लगी थी। उस समय करीब 1 लाख लोगों की गिरफ्तारियां की गई थी। पूरे देश में 21 महीने तक इमरजेंसी लगी रही।
इसके बाद 21 मार्च 1971 को इमरजेंसी को खत्म करने की घोषणा कर दिया गया और जेल से विपक्ष के सभी नेताओं को रिहा किया गया। वहीं से एक नई पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया जनता पार्टी। उसी महीने 6वां लोकसभा चुनाव कराया गया जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई और मोरारजी देसाई जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।